करते हैं करंट अफेयर्स। इसमें सबसे पहले हम लोग जुलाई 2020 से जुलाई 2021 तक का कवर करेंगे, ठीक है। और जुलाई 2020 से जुलाई 2021 सबसे पहले कि एक जो अभी हाल ही में स्टेट है उसने विधान परिषद गठन करने का निर्णय लिया है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो पहला फैक्ट पश्चिम बंगाल, ये याद है महेश? अगर जैसे नहीं याद है तो कुछ कुछ लिखते रहना है ताकि वो याद हो जाए। लास्ट समय में इतना समय नहीं है कि हम उसको डिक्टेट करवाएं, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल, बस ऐसे ऐसे घसीटते जाना है ताकि तुमको याद हो जाए। वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके बाद अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, तो असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी, 5 स्टेट में हुआ था। नाम जानते हैं ना? पुडुचेरी। किसका किसका मुख्यमंत्री कहाँ कहाँ बना सो सब पता है। असम का मुख्यमंत्री कौन बना? ठीक है। असम में सबसे ज्यादा सीट कितना टोटल सीट लेके आया बीजेपी? कितना? असम में सर्वाधिक 60 सीट भाजपा लाया। तो भाजपा का पूछे तो भाजपा का 60 सीट, पूरा गठबंधन का 75। चलिए ठीक है। तमिलनाडु का बताइए सबसे ज्यादा सीट कौन लाया वहां पर? कितना सीट था? 133 सीट था डीएमके। डीएमके का मुख्यमंत्री बना। सीट वीट पूछ सकता है कितना सीट लाया, और वो उसी का पूछेगा, बहुत पॉपुलर नहीं पूछेगा। जैसे तमिलनाडु हो सकता है पूछ ले। 133 सीट, मुख्यमंत्री कौन बना? स्टालिन। याद है ना ये सब? सोनी पढ़ा हुआ है ना ये सब? चलिए ठीक है। 60 सीट बीजेपी असम में, और तमिलनाडु 133 सीट। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को कितना सीट मिला? 213। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। उसके बाद ममता बनर्जी को 213 सीट। और केरल में किसकी पार्टी जीती है? पार्टी का नाम जानते हो? एलडीएफ। इसमें लिबरल, क्या नाम है इसका? लिबरल डेमोक्रेटिक लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, एलडीएफ, वाम लोकतांत्रिक मोर्चा, ये जीता है। वाम लोकतांत्रिक मोर्चा 213 सीट इसको आया है। और पुदुचेरी में कौन जीता? पुदुचेरी में बीजेपी जीता। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस, अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस 10 सीट लाया और सबसे ज्यादा ये सरकार बनाया। और मुख्यमंत्री, केरल का मुख्यमंत्री कौन है? हाँ, और असम का पता ही है आपको, हेमंत विश्वा शर्मा। और पुदुचेरी में कौन बना? अच्छा एक बात बताइए कि बिहार में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर, 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर कौन कौन सा बनाने का निर्णय लिया गया? 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर, 2 ग्रीन एनर्जी सिटी, एफिशिएंट सिटी, 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट सिटी। पता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजगीर और बोध गया, ऊर्जा कुशल शहर मतलब कि एनर्जी एफिशिएंट सिटी, राजगीर और बोध गया। अच्छा, हावड़ा कालका मेल का नाम अभी परिवर्तित कर दिया है, क्या नाम? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेताजी एक्सप्रेस नाम रख दिया गया है हावड़ा कालका मेल का। बस ऐसे लिखते चलो, हावड़ा कालका मेल, नेताजी, एनर्जी एफिशिएंट सिटी, तो राजगीर और बोध गया। मुख्यमंत्री वाला सब क्लियर हो गया ना? चलिए ठीक है। उसके बाद एक है कि हाँ, ये 18 फीट ऊंची प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का, यही वाला क्वेश्चन अभी आपके टेस्ट में दिया भी हूं, कहाँ किया गया है? यही सेम क्वेश्चन अभी दिया था, अभी आज वाले टेस्ट में मिलेगा। शिमला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। 18 फीट ऊंची प्रतिमा अटल बिहारी वाजपेयी का शिमला में अनावरण किया गया है, 18 फीट, ठीक है। और जम्मू और कश्मीर जिला विकास परिषद में सर्वाधिक सीट कौन जीता है? भाजपा, लिख लो 75 सीट, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जम्मू और कश्मीर जिला विकास परिषद के इलेक्शन में जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का सर्वाधिक सीट भाजपा जीता है, 75 सीट।
16 दिसंबर 2020 से 16 दिसंबर 2021 ये पूरे साल की अवधि को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? हाँ, स्वर्णिम विजय वर्ष। नाम अलग अलग हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। 16 दिसंबर को हम लोग जीते थे 1971 वाला लड़ाई, उसी के उपलक्ष्य में, और इसका वर्ष 1971 में था। 50वीं वर्षगांठ है, ये भी ध्यान रखना है, 50वीं वर्षगांठ है। तो स्वर्णिम विजय वर्ष, गोल्डन विक्ट्री ईयर, गोल्डन विक्ट्री ईयर, स्वर्णिम विजय वर्ष, स्वर्णिम विजय वर्ष। अच्छा, संसद भवन का निर्माण करने में कौन सा कंपनी इन्वॉल्व है पता है ना? L&T, टाटा भी है। एक ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जेपीएससी मेंस में ये पूछा गया है, ठीक है, उसमें सब लोग गड़बड़ हो गए थे। अब ये बताइए संसद भवन का, अच्छा संसद भवन का प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा। इसका भूमि पूजन लिख लो जी, 10 दिसंबर 2020 को भूमि पूजन हुआ था, 10 दिसंबर 2020 को। इसका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इसका नाम है। इसमें लोकसभा का कितना संसद बैठ सकता है? 888। नाम याद करना आसान है, 888 लोकसभा एमपी का सीटिंग कैपेसिटी है, और 384 राज्यसभा एमपी का सीटिंग कैपेसिटी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। 888 लोकसभा एमपी का और 384 राज्यसभा एमपी का सीटिंग कैपेसिटी है, मतलब सदस्य राज्यसभा एमपी के सदस्यों के बैठने की क्षमता, हिंदी में ऐसे लिखो। और ये कब तक बनने का है? तो वर्ष 2022, मतलब 75वीं वर्षगांठ जो होगा भारत का आजादी का 15 अगस्त 75वीं 15 अगस्त 2000, नहीं तो 76वीं, 75 वर्ष पूरा हो जाने पर आप 2022 याद रखना, 2022, ठीक है, 2022 तक इसको पूरा होना है। अच्छा, जेएनयू में अभी हाल ही में किसका मूर्ति का अनावरण हुआ है? विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, और 2 ऑप्शन देता हूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मुरली मनोहर जोशी। बताओ। विवेकानंद। मोदी जी गए नहीं थे वहां, जाते तो बहुत ज्यादा हो सकता है प्रदर्शन होता। तो 12 नवंबर 2020 को किए थे। 12 नवंबर आपका होता है, 12 जनवरी होता है ना युवा दिवस, तो नहीं, 12 नवंबर को इनॉग्रेशन हुआ था, इसलिए ध्यान रखना। 12 नवंबर 2020 को इनॉग्रेशन हुआ था विवेकानंद जी की मूर्ति का। अच्छा, बिहार में जो इलेक्शन हुआ था उसमें बीजेपी की जनतांत्रिक गठबंधन को, एनडीए को कितना सीट मिला था? ऑप्शन दे देते हैं, 121, 122, 123, 124, 125। 125, चलो लिख लो, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इसमें जनता दल को सर्वाधिक सीट मिला था, ये ध्यान रखना, 75। जनता दल को सर्वाधिक सीट मिला था 75, 125 एनडीए को मिला था। अच्छा, अभी ये स्मार्ट सिटीज मिशन में अवार्ड बांटा गया, उसमें अवार्ड जो मिला इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड का, उसमें सिटी अवार्ड के तहत 2 लोगों को मिला, इंदौर एवं सूरत को। सिटी अवार्ड, सिटी अवार्ड कौन सा 2 सिटी है? तो इंदौर और सूरत। ये कौन सा, हम लोग इसमें और कुछ पढ़ेंगे, कौन सा अवार्ड है ये अवार्ड का नाम है इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता, ये अवार्ड लिख लो। अब इसमें जो जो लिखवाते जाऊंगा लिखते जाना। पहला है तुम्हारा इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंपटीशन, इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार प्रतियोगिता 2020। तो सिटी अवार्ड ले गया इंदौर और सूरत, ठीक है, सिटी अवार्ड इंदौर और सूरत। उसके बाद स्टेट अवार्ड, इसमें स्टेट में सबसे ज्यादा बढ़िया स्टेट कौन सा है जो उसको मिला स्मार्ट सिटी वगैरह में अवार्ड? स्टेट अवार्ड, स्टेट अवार्ड ले गया है यूपी, ध्यान रखना, स्टेट अवार्ड ले गया यूपी। ऊपर में हेडिंग ये जरूर दे देना ISAC अवार्ड, और उसमें फिर लिखना स्टेट अवार्ड। स्टेट अवार्ड यूपी पहला नंबर पर है, दूसरे नंबर पर लिख लो मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर
तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदौर और सूरत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब फैक्ट मत भूलना। उसके बाद दूसरा तीसरा भले ही भूल जाना, लेकिन उत्तर प्रदेश मत भूलना। उसके बाद इसमें लीडरशिप अवार्ड दिया गया है किस सिटी को, इसी में, इसी अवार्ड में लिखो नीचे लीडरशिप अवार्ड, पहला नंबर लिखो। बोलो बन्नी, किसको मिला है लीडरशिप अवार्ड? अहमदाबाद को लीडरशिप अवार्ड, अहमदाबाद लिख लो, नंबर 1 पर अहमदाबाद, और दूसरे नंबर पर है इसमें वाराणसी, और तीसरा नंबर ये इंपॉर्टेंट है जी, अच्छे से लिख लो इसको, बस में रेल में पढ़ते हुए जाना, समझे? लीडरशिप अवार्ड अहमदाबाद, दूसरे नंबर पर वाराणसी, और तीसरे नंबर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन? रांची। ठीक है। उसके बाद युवा एक योजना है, उसका फुल फॉर्म क्या है? युवा, युवा इसका फुल फॉर्म, जैसे आर्या का फुल फॉर्म बतलाए थे, लिख लो इसका फुल फॉर्म, यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स, यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स, यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। ये जो 75वीं वर्षगांठ जो मना रहे हैं स्वतंत्रता का, पूरे 1 साल जो मनाएंगे, उसी में ये अंग है, युवा जो है वो किसका अंग है? तो जो स्वतंत्रता महोत्सव मना रहे हैं उसका अंग है। इस पूरे साल में पहचानेंगे, अवार्ड देने का काम करेंगे। उसके बाद 10 रुपया में एलईडी बल्ब बांट रहा है यूपी सरकार, और इसका शुरुआत उन्होंने वाराणसी से किया है। 10 रुपया में एलईडी बल्ब, इस शुरुआत 10 रुपया में एलईडी बल्ब, और डैश देके लिख लो वाराणसी। और तुमको एक बात बता दें, ये जो ग्राम उज्ज्वला योजना के तहत ये जो एलईडी की बल्ब बांटी जाती है, तो जो ग्राम उज्ज्वला योजना है जिसमें लाइट बांटना है, सभी गांवों में सस्ते दरों पर एलईडी बल्ब दिया जाए ताकि वो रोशनी मिल सके। ग्राम उजाला, ग्राम उजाला योजना, सॉरी, ग्राम उजाला योजना। तो ग्राम उजाला योजना का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका वित्त कहां से आता है? फाइनेंस। लिखो, पूर्णतः कार्बन क्रेडिट द्वारा वित्त पोषित, टोटली फाइनेंस्ड बाय कार्बन क्रेडिट। जितना कार्बन क्रेडिट हम लोग अर्न करते हैं ना, आपको बताया था ना जब बता रहा था इन्वायरमेंट कार्बन क्रेडिट का कंसेप्ट, मिसलेनियस जो बतला रहा था, तो जितना भी हम लोग अपना कार्बन क्रेडिट अर्न कर रहे हैं, उसी कार्बन क्रेडिट से ये फाइनेंस हो रहा है। टोटली फाइनेंस्ड बाय कार्बन क्रेडिट, वित्त पोषित, कार्बन क्रेडिट द्वारा वित्त पोषित है आपका उजाला योजना, ग्राम उजाला योजना। अच्छा, रतले जल विद्युत परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट, रतले तो है जी, रतले जल विद्युत परियोजना लिख लो, रतले जल विद्युत परियोजना, जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ जिला चिनाब नदी। सुने थे या नहीं सुने थे? रतले, जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ जिला चिनाब नदी। लिख लो। उसके बाद नेक्स्ट, बिहार का डोभी है और पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर। लिखो, बिहार का डोभी से पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर तक 348 किलोमीटर। डोभी, बिहार का डोभी और पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर से 348 किलोमीटर का गैस पाइपलाइन योजना। इसका ये किसके तहत किया गया है? तो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत किया गया है। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना, डोभी से लेकर दुर्गापुर 348 किलोमीटर गैस पाइपलाइन है। क्या? प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट। स्टार्स परियोजना किससे संबंधित है? स्टार्स, स्टार्स स्टार्स परियोजना
भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, लिखो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का प्रोग्राम है स्टार्स। इसमें चलो लिख लिया स्टार्स परियोजना। पहला क्वेश्चन किससे संबंधित है, तो भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नीचे लिखो इसमें 6 राज्यों में जहां शिक्षा का गुणवत्ता कम है वहां पर शिक्षा का प्रचार प्रसार का प्रयास किया जा रहा है, तो वो 6 राज्य का नाम इंपॉर्टेंट है। लिख लो स्टार्स परियोजना इन 6 स्टेट्स, और 6 वो स्टेट्स के नाम लिखो। स्टार्स परियोजना 6 राज्यों में, राज्यों के नाम लिखो हिमाचल प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। ठीक है। पंख अभियान का नाम सुने हो, किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है, लिखो। नेक्स्ट 24 जनवरी 2021 राष्ट्रीय बालिका दिवस था। 24 जनवरी 2021 लिखो, 24 जनवरी 2021 डैश देके लिखो राष्ट्रीय बालिका दिवस, फिर डैश देके लिखो पंख अभियान मध्य प्रदेश ने शुरू किया। पंख अभियान मध्य प्रदेश, बालिका दिवस के दिन शुरू हुआ है और पंख अभियान मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। दोनों इंपॉर्टेंट है। बालिका दिवस अभी तक नहीं पूछा है, बहुत कम पूछा है। बालिका दिवस पूछ सकता है, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है 24 जनवरी 2021। हाँ नहीं, जन्म दिवस 24 जनवरी को है ना 24 जनवरी 2021 को पंख अभियान का शुरुआत हुआ। पंख, अब पंख का फुल फॉर्म लिख लो जी। पी प्रोटेक्शन, ए अवेयरनेस, पी प्रोटेक्शन, ए अवेयरनेस मतलब प्रोटेक्शन का मतलब हिंदी माध्यम सुरक्षा, अवेयरनेस जागरूकता, एन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब पोषण, के नॉलेज, नॉलेज का मतलब हिंदी मीडियम ज्ञान, और एच हेल्थ स्वास्थ्य, विमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है बेसिकली पंख अभियान, और महिला के सुरक्षा, जागरूकता, पोषण, ज्ञान, स्वास्थ्य इत्यादि से संबंधित। ठीक है, प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज और हेल्थ। चलिए नेक्स्ट लिखिए। हाँ, विश्व की पहली, ये लिखो, विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का संचालन। डबल स्टैक, विश्व की पहली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व की पहली डबल स्टैक, डबल स्टैक का मतलब 2 स्टोरी, डबल स्टैक लॉन्ग हॉल मतलब लंबा लंबा हॉल बना हुआ है, लिख लोगे ना हिंदी मीडियम। डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर, कंटेनर ट्रेन का संचालन कहां किया जा रहा है, कहां किया जा रहा है, लिख लो न्यू अटेली से न्यू किशनगंज, ये है हरियाणा में, और ये है गुजरात, हम किशनगंज राजस्थान, हरियाणा से राजस्थान। तो न्यू अटेली से न्यू किशनगंज पढ़ा हुआ था सोनी, पढ़ा था नहीं। चलिए आगे लिखिए। अभी अहमदाबाद मेट्रो परियोजना शुरू हो गया, पता है ना, पूछ सकता है कि अभी हाल ही में किसको, तो अहमदाबाद। और कपिला, कपिला भारत सरकार के द्वारा एक किया गया है योजना लॉन्च, किस लिए है कपिला, कपिला, हाँ बेटा पहला ऑप्शन गाय का ही रिलेटेड रहेगा। लिखो कपिला, लिख लो बौद्धिक संपदा साक्षरता और पेटेंट के संबंध में, रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड पेटेंट, रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड पेटेंट, बौद्धिक संपदा साक्षरता और पेटेंट के संबंध में कपिला योजना। इसका फुल फॉर्म लिख लो कलाम, के से कलाम, पूरा फॉर्म लिख लो कलाम, के ए से है कलाम, कलाम प्रोग्राम
कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन, कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। लाइट हाउस प्रोजेक्ट अभी आया है, प्रधानमंत्री जी ने 1 जनवरी 2021 को इसका इनॉग्रेशन किया। लिखो 1 जनवरी 2021 लाइट हाउस प्रोजेक्ट और डैश देके लिखो किस किस 6 राज्यों में, LHP शॉर्ट में से भी लिख सकते हो, लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स 6 स्टेट्स। और क्या कौन कौन सा, 1 जनवरी 2021, ऐसे 1 जनवरी 2021 6 स्टेट्स के नाम लिख लो। उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, इसमें झारखंड भी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लाइट हाउस बन रहा है। उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश, एक ही स्कीम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान लिखो, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसको शॉर्ट में लिखते हैं इस तरह से, AB आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और इसमें सेहत भी लगा हुआ है। ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत, लिख लो इसका डेट 26 दिसंबर 2020, और इस सेहत का फुल फॉर्म लिख लो, सोशल इंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। सोशल इंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, सोशल इंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, ये लिख लो, हो गया, ये सेहत हो गया 26 दिसंबर 2020। उसके बाद लिखो एक बिजली के क्षेत्र में कौशल विकास हेतु भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र बना है। भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र ये बना है गुरुग्राम में, हरियाणा। अरे ये इंटरनेशनल सोलर संस्थान वाला है क्या? वही है क्या ये सोलर संस्थान वाला? बिजली के क्षेत्र में ऐसे लिखा है, बिजली के क्षेत्र में कौशल विकास हेतु भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र गुरुग्राम, वही होगा, नेशनल सोलर अलायंस ही होगा। चलिए आगे बढ़िए और लिखिए। हाँ, ये है ये कि भारत का 8वां, ये जो गैस का उत्पादन अभी 8वां बेसिन मिला है भारत को, उस बेसिन का नाम क्या है? तो बंगाल बेसिन। लिखो, भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत का 8वां उत्पादन बेसिन 20 दिसंबर 2020 को भारत सरकार इसको समर्पित किया गया और इसका नाम है बंगाल बेसिन। 8th प्रोडक्शन बेसिन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस का 8वां बेसिन, बस तुम्हारे काम का इतना है, प्राकृतिक गैस का 8वां बेसिन, बंगाल बेसिन। इसका 20 दिसंबर 2020 को इसका शुरुआत किया गया।
हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क, हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क कहाँ उद्घाटन किया गया? मोदी के द्वारा। हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क, हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, लिख लो कच्छ गुजरात, कच्छ गुजरात। हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क, अक्षय ऊर्जा पार्क कच्छ गुजरात। हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, अक्षय ऊर्जा पार्क कच्छ गुजरात। कोइलवर पुल कहाँ स्थित है? कोइलवर पुल बिहार में है। कोइलवर पुल लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कोइलवर पुल। अभी नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया था जी, कोइलवर पुल। नितिन गडकरी ने वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया था। ये पुल 1.5 किलोमीटर ही लंबा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बना था, बनने के बाद टूट गया, तो हाय तौबा मचा था बिहार में। फिर इसको बनाया गया और नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया। लिख लो, कोइलवर पुल बिहार सोन नदी पर है, बिहार सोन नदी पर है। और 1.5 किलोमीटर लंबा है ये, 1.5 किलोमीटर लंबा। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? आयुर्वेद दिवस लिख लो, 13 नवंबर, 13 नवंबर, 13 नवंबर आयुर्वेद दिवस। दो नए आयुर्वेद संस्थान इसी समय, जब हमारा 5वां आयुर्वेद संस्थान 2020 में मनाया गया था 13 नवंबर को, तो दो नए संस्थान भारत को समर्पित किए गए थे आयुर्वेद के क्षेत्र में। उस संस्थान का नाम लिखो, भारतीय आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भारतीय आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर लिख लो, जामनगर। भारतीय आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान। और दूसरा लिख लो, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, नेशनल आयुर्वेद इंस्टीट्यूशन जयपुर, नेशनल आयुर्वेद इंस्टीट्यूशन जयपुर, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। तो एक जामनगर में है, एक जयपुर में है। एशिया का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजी सेंटर लिखो, लार्जेस्ट कार्डियोलॉजी सेंटर ऑफ एशिया, एशिया का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजी सेंटर लिखो, यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। एशिया का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजी सेंटर है यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। जोजिला टनल का आधारशिला कब रखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट, जोजिला टनल कहाँ है? जोजिला टनल लिखो, पहले इसका आधारशिला रखा गया 15 अक्टूबर 2020 को, 15 अक्टूबर 2020 को आधारशिला रखा गया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है ये लिखो, जोजिला, ऐसे लिख लो सिर्फ, जोजिला टनल जोड़ेगी, बस ऐसे लिख लो, जोड़ेगी, जोड़ेगी किसको किसको लिख लो, श्रीनगर को लेह के करगिल से, श्रीनगर को लेह के करगिल से, ऐसे लिख लो, श्रीनगर लेह करगिल। इसका लंबाई लिख लो 14.15 किलोमीटर, श्रीनगर लेह करगिल जोजिला टनल, और लंबाई लिख लो 14.15 किलोमीटर। हर घर जल, हर घर नल, हर घर नल पहुंचाकर हर घर जल सुनिश्चित करने वाला देश का पहला राज्य गोवा, ये आपको आता है। हर 9 अक्टूबर 2020 तक सब जगह इसने नल लगवा दिया और भारत का पहला ये बन गया। चलो, अटल टनल लिख लो, अटल टनल, अटल टनल ये बन गया, ये था, ये जोजिला टनल आपने लिखा कि आधारशिला कब रखा गया, और अटल टनल लिखो, अटल टनल, अटल टनल लिखो,
3 अक्टूबर 2020 को ये रेडी हो गया। 3 अक्टूबर 2020 राष्ट्र को समर्पित, 3 अक्टूबर 2020 राष्ट्र को समर्पित। और ये हिमाचल प्रदेश के मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से, हिमाचल प्रदेश में ही दोनों जगह है, हिमाचल प्रदेश में ही दोनों जगह है। लिखो मनाली, मनाली के ब्रैकेट में लिख दो कुल्लू वैली, कुल्लू घाटी, तो मनाली को जोड़ेगी, या मनाली की जगह कुल्लू भी रह सकता है, तो मनाली डैश ब्रैकेट में कुल्लू वैली, कुल्लू घाटी, और इसको जोड़ेगी लाहौल स्पीति के घाटी से, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति वैली, लाहौल स्पीति, तो कुल्लू मनाली लाहौल स्पीति, ठीक है। अटल टनल, और अटल टनल में खास बात यह है कि ये समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। लिख लो, समुद्र तल से यह 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, और इसका जो लंबाई है ये 9.02 किलोमीटर है, 9.02 किलोमीटर। अटल टनल 9.02 किलोमीटर, अटल टनल। टूरिज्म में भारत का जो हिस्सा है ना वो 1.23% है। लिख लो, इंडियाज शेयर इन वर्ल्ड टूरिज्म, भारत का हिस्सा विश्व पर्यटन में 1.23, भारत का हिस्सा विश्व पर्यटन में 1.23। इंडिया शेयर इन वर्ल्ड टूरिज्म, भारत का हिस्सा। अनुज, ये जो है ये फाइनल है, जरूरी नहीं है कि इसको हमको रिवीजन करने का भी मौका मिले, यही ये एक बार अगर पढ़ लोगे ना याद हो जाए, ठीक है। पॉजिटिव मन से सुनते चलो और घसीटते चलो, ऐसे लिखना, इसको रिवीजन करने का जरूरत नहीं है, तो बहुत अक्षर बना के लिखने की जरूरत। 1.23%, स्थान प्लेस में लिख लो नंबर वाइज 23वां, तो भारत संपूर्ण विश्व में 23वें स्थान पर है पर्यटन के मामले में। पता है भारत में सबसे ज्यादा कहां से टूरिस्ट आते हैं? नंबर 1 पे कौन है? लिख लो, बांग्लादेश। भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों में नंबर 1 देश। तो टूरिस्ट अराइवल्स फ्रॉम द कंट्री, हाईएस्ट फ्रॉम, पहला बांग्लादेश, दूसरा लिख लो संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ बांग्लादेश में आए, 2020 का आंकड़ा है ये, भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 का ये आंकड़ा है। सबसे ज्यादा हमारे देश में इस रिफ्यूजी वगैरह तो नहीं आ गया जी घूमने के लिए। सब आगे लिखिए, सबसे ज्यादा पर्यटन के मामले में सबसे ज्यादा लोग किस राज्य में आए? तुम अंदाजा लगा सकते हो। हाँ, सबसे ज्यादा पर्यटन के लिए किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा मोस्ट विजिटेड प्लेस, मोस्ट विजिटेड स्टेट इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म, तो उत्तर प्रदेश। इसमें एक प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम ब्यूरोक्रेट के लिए लॉन्च किया है, लिखो मिशन कर्मयोगी। 2 सितंबर 2020 को लॉन्च किया है मिशन कर्मयोगी। डेट लिख लो, 2 सितंबर 2020, 2 सितंबर 2020, मिशन कर्मयोगी 2 सितंबर 2020। और इसमें लिखो मिशन कर्मयोगी संबंधित है, किससे संबंधित है? लिखो, हाँ, ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी से, प्रशासनिक क्षमता के उन्नयन के लिए, प्रशासनिक क्षमता के उन्नयन के लिए। 24 अगस्त 2020 को भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन हुआ है, वो गुवाहाटी असम में। लिख लो, भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे, भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे गुवाहाटी असम, गुवाहाटी असम।
ये सबसे लंबा नदी रोपवे किस नदी पर बना हुआ है? लिख लो, ब्रह्मपुत्र। सबसे लंबा नदी रोपवे असम में, गुवाहाटी में। इसका डेट भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, नहीं हो, नहीं, इसका डेट नहीं। लंबा नदी रोपवे असम, किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र। इसकी लंबाई इंपॉर्टेंट हो सकती है नहीं। इसकी लंबाई लिख लो 1.82 किलोमीटर, 1.82 किलोमीटर, 1.82। आसाम की जगह अगर गुवाहाटी लिख देगा तब भी गुवाहाटी मारना है, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये जो रोपवे है ये गुवाहाटी के किन दो स्थलों को जोड़ता है? तो ये लिख लो, कचरी घाट और डोल गोविंदा मंदिर। कचरी घाट और डोल गोविंदा मंदिर को जोड़ता है ये रोपवे। कचरी घाट, ये गुवाहाटी का ही दोनों जगह है। कचरी घाट और डोल गोविंदा मंदिर, डोल गोविंदा मंदिर, इन दोनों जगहों को जोड़ता है। अच्छा, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है 2025 तक, और इसमें एज जो है वो 67.5 ईयर्स पहले था, अब इसको 70 साल बढ़ा दिया है कि हम 70 साल तक के लोगों को इसमें कवर करेंगे। तो लिख लो, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा को 67.5 से बढ़ाकर 70 वर्ष करना है। 67.5 से बढ़ाकर 70 वर्ष करना है, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, ठीक है। पीएम स्वनिधि का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ पीएम स्वनिधि। लाइफ एक्सपेक्टेंसी याद हो गया ना, 67.5 से 70, ये लक्ष्य हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, पीएम स्वनिधि, पीएम स्वनिधि, इसका पूरा नाम, पीएम स्वनिधि का पूरा नाम लिखो। प्राइम मिनिस्टर, किससे संबंधित है ये? किन लोगों से संबंधित है ये योजना? पीएम स्वनिधि असंगठित क्षेत्र के जो रेडी पटरी वाले होते हैं ना, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। लिखो, प्राइम मिनिस्टर्स, जो रेडी पटरी वाला मजदूर नहीं है, उसी के लिए है ये पीएम स्वनिधि। उसको कुछ पैसा देता है और धंधा करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर्स स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, 10,000 का शायद लोन है का प्रावधान है कि 10,000 लेके कुछ काम धंधा शुरू कर लेगा, इस तरह से। प्राइम मिनिस्टर्स स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, हाँ, इसमें लिखा भी हुआ है। नेक्स्ट में फैक्ट है कि इसमें कितना लोन मिलेगा, तो 10,000 रुपए तक। यह भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर ये जानते हो कब शुरू किया गया ये पीएम स्वनिधि? इसका बैकग्राउंड था कोरोना, कि जिसका भी रोजगार धंधा खराब हो गया, चौपट हो गया, तो अगर वो दोबारा अपना धंधा, इसमें ऐसा नहीं कोई नया धंधा शुरू करना, कोई दोबारा अपना धंधा शुरू करना चाहते हैं तो उसको कितने हजार तक लोन मिल सकता है? 10,000 तक। तो 2000, हाँ होगा बिल्कुल। ये कोरोना के बैकग्राउंड में ही आया, कोरोना के बैकग्राउंड में आया ये योजना। इसमें 10,000 रुपए तक का प्रावधान, लिख लो, 10,000 रुपए तक। अच्छा, और मत्स्य एक्सपोर्ट में भारत का स्थान, कभी पहला भी हुआ करता था, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। मत्स्य निर्यात में भारत का स्थान चौथा। मत्स्य निर्यात में, फिशरीज एक्सपोर्ट, इंडियाज सिचुएशन इन फिशरीज एक्सपोर्ट, फर्स्ट, विश्व का चौथा सबसे बड़ा मत्स्य निर्यातक राष्ट्र है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा मत्स्य निर्यातक राष्ट्र। मछली के निर्यात में भारत का स्थान चौथा। चलो, अच्छा, तीसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, किसके द्वारा जारी किया गया है भारत में? नीति आयोग के द्वारा। तृतीय सतत विकास लक्ष्य, तृतीय सतत विकास लक्ष्य, थर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट, लॉन्च्ड बाय नीति आयोग, लॉन्च बाय नीति आयोग।
लॉन्च बाय नीति आयोग। अब इसमें भारत का जो स्कोर है वह है 66। इसमें भारत का स्कोर इस इंडेक्स में, इस सूचकांक में भारत का स्कोर कितना है? 66। देखो एमसीक्यूज में तुमको ऐसे रह सकता है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, और ये वर्जन है ये 3, ये तीसरी बार आ रहा है। हम लोग ना इसका डाटा लिख रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का दूसरा का वर्जन क्या है? ये 3, और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। और लिख लो इसमें इंडिया का स्कोर कितना है? 66। और इसमें प्रथम स्थान पर लिखो केरल, प्रथम स्थान पर लिखो केरल, और प्रथम स्थान पर लिखो केरल, द्वितीय स्थान पर लिखो तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश बोथ। द्वितीय स्थान पर तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश बोथ, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश बोथ दूसरे स्थान पर। चलो अब नेक्स्ट लिखो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किसने जारी किया? लिखो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ये भी नीति आयोग ने ही जारी किया है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया नवाचार इंडेक्स बोलते हैं। इंडिया नवाचार किसने जारी किया? इंडिया। हाँ, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किसने जारी किया? नीति आयोग ने। कितना स्थान आया? रैंक लिख लो। इसमें इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कर्नाटक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और लिखो, चलो ये हो गया। नेक्स्ट लिखो 2021-25 पर्यटन नीति लागू करने वाला राज्य। 2021-25 पर्यटन नीति, टूरिज्म पॉलिसी लागू करने वाला राज्य गुजरात। लिखो 2021-25 पर्यटन नीति लागू करने वाला राज्य गुजरात। उसके बाद इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020। लिखो इसका रिपोर्ट का कुछ डाटा लिखवाऊंगा आपको। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इसमें पहला स्थान है महाराष्ट्र का, प्रथम स्थान महाराष्ट्र। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 पहला स्थान महाराष्ट्र का है। इसमें स्कोर भी है, लेकिन स्कोर छोड़ दे रहा हूँ, स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। उसके बाद लिखो इसमें उत्तर प्रदेश का लिख लो 18वां स्थान, उत्तर प्रदेश का 18वां स्थान लिख लो। झारखंड का नहीं दिया हुआ है जिस सबसे लास्ट, तभी नहीं लिखा हुआ है ना इसमें। झारखंड का सबसे लास्ट लिख लो। इसमें उड़ीसा वगैरह सब दिया है, लेकिन झारखंड नहीं दिया। अब लिखो शहरी शासन सूचकांक, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020। अर्बन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स, शहरी शासन सूचकांक, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स, शहरी शासन सूचकांक 2020। UGI बोलते हैं इसको शॉर्ट में, UGI, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020। हो सकता है ऐसे ही पूछ दे। UGI 2020 में अव्वल राज्य कौन सा है? लिख लो उड़ीसा। उड़ीसा गवर्नेंस के मामले में देख लो, उड़ीसा सबसे आगे है। बताइए। और लिखो विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? डेट, विश्व निमोनिया दिवस लिख लो 12 नवंबर। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर। निमोनिया को दूर करने के लिए भारत अभी एक टीकाकरण अभियान कंप्लीट किया है। उस टीकाकरण अभियान का नाम क्या है? लिख लो नीचे में 12 नवंबर जहां लिखा उसमें लिख लो भारत ने अभी निमोनिया को खत्म करने के लिए
रोटा वायरस वैक्सीन के टीकाकरण को पूरा किया। रोटा वायरस वैक्सीन का टीकाकरण, रोटा वायरस वैक्सीन का टीकाकरण। और डायरिया से मौत जो होती है भारत में, डायरिया से, इससे भारत ने निजात, टीका पा लिया। निमोनिया का देखो रोटा वायरस पूरा अचीव कर लिया, सबको टीका दे दिया। अब नेक्स्ट एजेंडा है डायरिया का, इसको भारत से खत्म करना है, लिख लो। टारगेट है बाय 2022, डायरिया को भारत से खत्म करने का जो लक्ष्य है वो है 2022। अच्छा, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर, तुम कंफ्यूज था ना इसमें, जोड़ रहा था, कह रहा था 150 नहीं पूरा हुआ है। 2 अक्टूबर 2014 को 150वीं जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन, और इसका उद्देश्य क्या था हमें ये बता, इसका उद्देश्य क्या था। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया 150वीं जयंती पर। इस योजना का उद्देश्य क्या था? क्या पूरा एकदम हाइजीन, पूरा क्लीनिंग, गली मोहल्ला साफ, क्या लिख लो। इसका उद्देश्य था 2 अक्टूबर 2019 तक देश को खुले में शौच से मुक्त करना, ये इसका उद्देश्य था। 2 अक्टूबर 2000 को देश में खुले में शौच से मुक्त करना। ओपन डेफिकेशन फ्री कंट्री, ओपन डेफिकेशन फ्री कंट्री बाय 2 अक्टूबर 2019, देश को खुले में शौच से मुक्ति किस दिन तक? 2 अक्टूबर 2019 तक। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा का उद्देश्य, हाँ बिल्कुल, 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया और 2 अक्टूबर 2019 को 150वीं पूरा हुआ, और उस समय तक का लक्ष्य था ओपन डेफिकेशन फ्री कंट्री बाय 2 अक्टूबर 2019 टिल द 158th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक खुले में शौच से मुक्ति पाना था। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी हुआ, लिखो, जानते हो, पढ़े हो? इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, बताओ सबसे पहला राज्य जो खुशी में सबसे ऊपर है, मिजोरम। दूसरे नंबर पर लिख लो पंजाब, और तीसरे नंबर पर लिख लो अंडमान एंड निकोबार। ये इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट है, ठीक है। इसमें मिजोरम नंबर 1 पर। देश का सबसे कम प्रसन्न वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम, 36वां रैंक मिला उसको, छत्तीसगढ़ लिखो। झारखंड का इसमें डाटा नहीं दिया हुआ है, वो झारखंड वाले डाटा में होना चाहिए था करंट अफेयर में। तो इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में छत्तीसगढ़ सबसे निचले पायदान पे, 36वां रैंक, और मिजोरम का सबसे नंबर 1, पंजाब नंबर 2 पे। उसके बाद 2010 से 2020 तक का ये जो दशक है, इसको किस रूप में मनाया गया भारत सरकार के द्वारा? इस दशक को किस रूप में मनाया गया? लिखो, इनोवेशन डिकेड, नवाचार दशक। इनोवेशन डिकेड, नवाचार दशक। जो पढ़ा रहा हूं तो ये सब सुना हुआ लग रहा है, कभी सुने हो ना? इनोवेशन डिकेड, बोलो सच में बताओ, अभी तक जितना भी पढ़ा है उसमें 50% सुना हुआ लग रहा था या नहीं? सोनी तुम्हारा लग रहा था, श्रमित तेरा 50% सुना, तुम्हारा शशि? चलो 50% लग रहा है, ठीक। 2010 से 2020 तक के डिकेड को नवाचार दशक। देश में प्रथम शिक्षा नीति कब लॉन्च की गई थी?
1968। और ये बहुत बार पीसीएस में पूछा गया है। अभी जब शिक्षा नीति आ रही है तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिख लीजिए, प्रथम शिक्षा नीति 1968 में। और नई शिक्षा नीति अभी कब मंजूरी मिली है, डेट लिख लीजिए, 29 जुलाई 2020 नई शिक्षा नीति लॉन्च हुई। 29 जुलाई 2020, 29 जुलाई 2020। वो छोड़ दो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। 1968 लिखो पहला, अभी का लिखो 29 जुलाई 2020। और बोलो बच्चे। पता है तुम्हें, पता है ना ये, तुम्हें पता है ना ये क्वेश्चन, पता है कि नहीं पता है? तो फिर मतलब अभी तो कोई और कोई लड़की भी नहीं बैठी है जिसको तुम इम्प्रेस करना चाह रहे हो। वैलिड। चलिए लिखिए, इसमें जो एजुकेशन का जो व्यवस्था होगा ये भी इम्पोर्टेंट है। एक एग्जाम में ये पूछा गया है ऑलरेडी में कि ये जो नई शिक्षा नीति आ रही है, जो 3 से 18 साल का बच्चा वो स्कूल में जाएगा तो पढ़ेगा, तो उसका व्यवस्था क्या होगा। तो पहले हमारे यहाँ था, इसमें लिख लो 5 + 3 + 3 + 4, 5 + 3 + 3 + 4, ये व्यवस्था होगा। इसमें 5 वर्ष, ये लिख लो 5 वर्ष आधारभूत शिक्षा, बेसिक एजुकेशन। 3 वर्ष ये बताइए सर, 5 + 3 + 3 + 4 ये रहेगा। इसमें 5 क्या है, आधारभूत शिक्षा। आधारभूत तुमको जो पता है, आधारभूत शिक्षा। उसके बाद तीसरा 3 साल ये प्रारंभिक कक्षा। उसके बाद ये लिखो माध्यमिक कक्षा, मध्य वर्ष। नहीं, ये होगा मध्य, ये है मध्य, मिडिल, और ये है माध्यमिक, और ये है माध्यमिक, ये है मध्य, और ये है माध्यमिक। दोनों में क्या अंतर होता है? ये मध्य विद्यालय, और ये 10वीं 11वीं 12वीं जो होता है। तो इसमें 4 साल कैसे पढ़ाएगा? 9 से 10, 10 से 11 या तो अभी भी तो यही होता था। अच्छा, 10 के बाद अलग हो जाता है, वो उच्चतर हो जाता है। उसमें अभी उच्चतर होता है ना, हायर एजुकेशन बोलते हैं, यहाँ इसको माध्यमिक बना दिया। चलिए, उसके बाद कब तक 100% एजुकेशन का टारगेट लिया गया है? 2030 तक 100% एजुकेशन 2030 तक टारगेट किया गया है। उसके बाद हाँ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम शिक्षा मंत्रालय। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री नहीं रहा। अब अगर पूछेगा कि मिड डे मील किससे संबंधित है, तो शिक्षा मंत्रालय से संबंधित। हाँ। क्या वो समिति का नाम लिख लिए तुम? के कस्तूरी रंगन, के कस्तूरी रंगन, यही बना था तब जाकर ये नई शिक्षा नीति आई, के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। उसके बाद हाँ, एक गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी आया, GKRA, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। कोरोना का ही बैकग्राउंड था, ये 20 जून 2020 को आया था। इसका जो शुभारंभ है वो लिख लो, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, GKRA। शुरुआत लिख लो 20 जून 2020। लिखो तेलिहर ग्राम, जिला खगड़िया, राज्य बिहार। तेलिहर, खगड़िया, बिहार। तेलिहर ग्राम, खगड़िया जिला, बिहार।
उसके बाद लिखो एक NIRF रैंकिंग जारी की गई है, NIRF रैंकिंग 2020, NIRF रैंकिंग 2020। ये जब मानव संसाधन विकास मंत्रालय था तभी जारी किया गया था। तो ये है, कौन जारी किया है ये? HRD मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री, जो भी कह लो। तो NIRF इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया गया है। इसमें जो सबसे ऊपर है उसमें है IIT मद्रास। टॉप जो रैंकिंग इंस्टीट्यूशन है वो लिखो IIT मद्रास, टॉप IIT मद्रास। इसमें ये ना टेक्निकल, IIT मद्रास किस क्षेत्र में है? ब्रैकेट में लिख लो, टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में, तकनीकी शिक्षा में IIT मद्रास। और नीचे दूसरे पॉइंट में लिखो विश्वविद्यालय की श्रेणी में, यूनिवर्सिटी कैटेगरी में, यूनिवर्सिटी कैटेगरी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इंडियन साइंस इंस्टीट्यूशन ISA बेंगलुरु, ठीक है। और मैनेजमेंट में नीचे एक टेक्निकल हो गया, यूनिवर्सिटी कैटेगरी हो गया, तीसरा लिख लो मैनेजमेंट कैटेगरी में, उसमें लिख लो IIM अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद। चिकित्सा में लिख लो एम्स नई दिल्ली, एम्स नई दिल्ली। और विधि में लिख लो लॉ में नेशनल लॉ स्कूल, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया बेंगलुरु, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया बेंगलुरु, लॉ में है ये। अब नेक्स्ट लिख लो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन दे देता हूं, 7 जून, 14 जून, 7 जुलाई, 14 जुलाई। लिख लो 7 जून। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे। और हम लोगों के यहाँ नीचे में लिखो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है 2019-20 का, नेशनल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक, नेशनल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, नेशनल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2019-20, नेशनल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2019-20। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सबसे अव्वल राज्य जो है वो है गुजरात। लिख लो नंबर 1 खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, नंबर 1 राज्य गुजरात, उसके बाद है गोवा, गुजरात, और उसके बाद गोवा। तीसरा का नाम भी लिखने का मन है तो लिख लो चंडीगढ़। जो स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो उसका पोर्टल का क्या नाम है? पोर्टल का नाम है इंडिया एट 75। अब हम लोग इस तरह से लिख लो पोर्टल, नेक्स्ट पॉइंट में लिख लो पोर्टल ऑफ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, ऐसे लिख लो इंडिया एट 75, पोर्टल का नाम है। जो एक साल अब मनेगा ना ये, वो इसी पोर्टल पर सब चीज़ आप देख सकते हैं, क्या क्या कार्यक्रम है सब कुछ। तो एक पोर्टल बनाया गया है इंडिया एट 75। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव लॉन्च कब किया गया? आज़ादी का अमृत महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आज़ादी का अमृत महोत्सव लॉन्च कब किया गया? हाँ लिखो, याद था तुमको जी? लिखो 12 मार्च 2021। कहाँ से लॉन्च किया गया? तो लिख लो साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात। 12 मार्च 2021 को लॉन्च किया गया साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात से। और यह जारी रहेगा, यह कार्यक्रम
15 अगस्त 2023, कंफ्यूज मत करना, 15 अगस्त 2023, ये नहीं कि 2 अक्टूबर मार देना। 15 अगस्त 2023 तक यह उत्सव जारी रहेगा। 4 फरवरी का डेट पता है क्यों इम्पोर्टेंट है? चौरी चौरा कांड हुआ था, तो प्रधानमंत्री 4 फरवरी 2021 को 4 फरवरी 2021 को चौरी चौरा शताब्दी 100 वर्ष ईयर हो गया था, तो चौरी चौरा चौरी शताब्दी मनाया गया। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ लिख लो नीचे में, चौरी चौरा शताब्दी 100 ईयर्स ऑफ चौरी चौरा लिख लो, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। और ये घटना कब हुई थी चौरी चौरा के? 4 फरवरी 1922 लिख लो, 4 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी। 21 मत मार देना, 1921 एक साल घटाने में गड़बड़ कर देना। 4 फरवरी 1922 को, तब ये 21 में इसका हम लोग 100th एनिवर्सरी मना रहे हैं, गोरखपुर। हाँ, उसके बाद लिखो, भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम सबसे पहले प्रारंभ कब किया गया था? भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम प्रारंभ, राजू, भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम प्रारंभ, पानी दे दो, पानी, चाय वाय पिला दो यार गरीब आदमी को। बोलो, 2 अक्टूबर लिख लो, 2 अक्टूबर 1994। लिखवाने का पर्पस है, यह भी पूछ सकता है, पल्स पोलियो कार्यक्रम जो है वह 2 अक्टूबर 1994 को शुरू किया गया, और अभी भारत में पोलियो का अंतिम मामला दर्ज किया गया है हावड़ा पश्चिम बंगाल में 13 जनवरी 2011। मतलब इसके बाद 2011 के बाद पोलियो का कोई मामला, और 10 साल तक या 5 साल तक होता है अगर लगातार, इसमें नहीं दिया है, इसमें नहीं, अगर कुछ ऐसा रह जाता है कि 11 में देखो नहीं मिला, लास्ट मामला 11 में था, भारत जो है पल्स पोलियो फ्री नेशन हो गया है, तो वो कुछ कितना ईयर रहता है? 5 या 10 रहता है शायद। लिखो, 2 अक्टूबर 1994 को प्रारंभ किया गया, हावड़ा पश्चिम बंगाल में लास्ट पोलियो का केस मिला था 13 जनवरी 2011 को। ये भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट केस कब मिला था, तो 13 जनवरी 2011 हावड़ा पश्चिम बंगाल। अच्छा, ई-इपिक लॉन्च किया गया, संबंधित है किससे बताइए नीतीश जी? ई-इपिक लॉन्च किया गया संबंधित है किससे? खाद्य मंत्रालय से, शिक्षा मंत्रालय से, निर्वाचन आयोग से और महिला आयोग से। ऑप्शन गड़बड़ हो गया मेरा तो बदमाश, निर्वाचन आयोग से। ई-इपिक लिख लीजिए, निर्वाचन आयोग द्वारा डिजिटल मतदाता पहचान पत्र। अब जो आप लोग लेके जाते थे ना हर जगह ट्रेन में, कार्ड दिखाओ, तो डिजिटल आपको वोटर आईडी कार्ड वो ही दिखा देंगे, काम चल जाएगा। तो लिख लीजिए डिजिटल मतदाता पहचान पत्र कार्यक्रम। ये है क्या? तो डिजिटल वोटर आईडी कार्ड है, ये डिजिटल वोटर आईडी कार्ड है, ये डिजिटल मतदाता पहचान पत्र है। ये 25 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया है, 25 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म बतला दो। इलेक्ट्रॉनिक इसका है इलेक्ट्रो फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रो फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रो फोटो आइडेंटिटी कार्ड। स्टार्टअप इंडिया कब शुरू किया गया था? 5 साल पूरा हो गया 2021 में, 16। स्टार्टअप इंडिया 2021 में 5 साल पूरा हो गया है। और
9 जनवरी 2021 लिख लो, प्रवासी दिवस। इस बार 9 जनवरी को मनाया गया। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। एक्चुअली ये 3 दिन बनता है, तो जिस दिन कल्मिनेट होता है लास्ट डे, उसी को मान लेते हैं कि आज मनाया गया। ठीक है, तो ये चला होगा 7 से 9, तो 9 प्रवासी दिवस। तो 9 जनवरी 2021 प्रवासी दिवस। ये 16वां प्रवासी दिवस था, 16वां प्रवासी दिवस लिख लो। इसका मुख्य थीम था 16वें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थीम ऑफ 16th प्रवासी दिवस क्या था थीम? हाँ लिख लो, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूशन आत्मनिर्भर भारत में योगदान, कंट्रीब्यूशन इन आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आइए 8 जनवरी 2021 को, 8 जनवरी 2021 को युवा प्रवासी भारतीय दिवस। इसका जो मुख्य थीम था, इसका लिख लो, युवा प्रवासी दिवस का, युवा प्रवासी दिवस का थीम लिख लो। ये लिखो, भारत और भारतीय डायस्पोरा के युवा अचीवर्स को एक साथ जोड़ना, एक साथ युवा अचीवर्स को जोड़ना। भारत और भारतीय डायस्पोरा के युवा अचीवर्स को एक साथ जोड़ना। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को पूछेगा ना कि निम्नलिखित में किस यूनिवर्सिटी को अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, तो उसमें अलीगढ़ मुस्लिम लिख लो, फैक्ट लिखो, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय लिखो। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1920, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड 1920, सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेटस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेटस, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 1920 में मिला ये, सॉरी 2020 में। और विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, लिख लो, गुरु गोविंद रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था 1921 में। लिखो, विश्व भारती विश्वविद्यालय गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर 1921, विश्व भारती विश्वविद्यालय गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर 1921। देखो इसका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, कब किया था? 1920 में। 1920 ये इसका सबसे पहला जो था, ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 67 में हुआ था, और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था ये, समझा? और तब इसका नामकरण हुआ था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अब लिखो, नेक्स्ट है हुनर हाट। हुनर हाट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? लिख लो, अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा। हुनर हाट ये दिल्ली में पीतमपुरा में आयोजित किया गया था। उतना तो पीतमपुरा दिल्ली तो नहीं आना चाहिए। हुनर हाट अल्पसंख्यक मंत्रालय, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री। हुनर हाट लिखना है तो लिख लो। पीतम एक्चुअली वहाँ एक दिल्ली हाट है, पहले दिल्ली हाट दूसरे जगह था। दिल्ली हाट को रिलोकेट किया गया, एक बड़ा सा खाली सा फील्ड था, जंगल, उसमें दिल्ली हाट को रिलोकेट किया गया। वो वजीरपुर डिपो के नाम से फेमस है वो जगह, उसी के आगे बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो वही पीतमपुरा में दिल्ली हाट को ले आया। उसी दिल्ली हाट में ये हुनर हाट का आयोजन किया गया था। तो हुनर हाट कहाँ लगा? तो पीतमपुरा दिल्ली, दिल्ली हाट, और किसके द्वारा? तो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा।
चलिए, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया फिर से, मतलब शुरुआत कब से हुआ था? 31 अक्टूबर 2020 से शुरुआत हुआ, 31 अक्टूबर 2020 से। अब आगे हर साल मनाया जाएगा 31 अक्टूबर को, ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस। स्टैचू ऑफ यूनिटी है कहाँ, किस जिला में है बताइए? स्टैचू ऑफ यूनिटी लिखो, केवड़िया, नर्मदा जिला, नाम ही है उसका नर्मदा जिला, केवड़िया, केवड़िया नर्मदा जिला, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, केवड़िया नर्मदा डिस्ट्रिक्ट। स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी में सी प्लेन सर्विसेज देने वाला कौन है? तो स्पाइस जेट लिख लो, स्पाइस जेट। सी प्लेन सर्विसेज एट स्टैचू ऑफ यूनिटी लिखो, सी प्लेन सर्विसेज एट स्टैचू ऑफ यूनिटी। सी प्लेन की सेवाएं देगा कौन? तो लिख लो स्पाइस जेट, स्पाइस जेट। स्टार्स परियोजना भी लिखवाया ना, उसमें ना वर्ल्ड बैंक का कंट्रीब्यूशन है, वो लिख लो वहीं शुरू में। विश्व बैंक, स्टार्स, स्टार्स परियोजना में विश्व बैंक स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए, मतलब स्कूल एजुकेशन के रिफॉर्म के लिए स्टार्स कार्यक्रम, तो किसका सहयोग है? तो वर्ल्ड बैंक का सहयोग। वहां 6 राज्य का नाम लिखवा दिया था ना मैंने, स्टार्स में 6 राज्य का नाम लिखवा दिया था ना। गंगा अवलोकन क्या है? गंगा अवलोकन, गंगा अवलोकन क्या है? गंगा अवलोकन क्या है? एक संग्रहालय है, या अरे सुन लो ऑप्शन, एक संग्रहालय है, एक घाट है वाराणसी में, एक पर्यटन स्थल है इलाहाबाद में, नन ऑफ दैट। लिख लो संग्रहालय। हरिद्वार उत्तराखंड में लिख लो, हरिद्वार उत्तराखंड में एक म्यूजियम है, ये मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था 29 सितंबर 2020 को। गंगा अवलोकन म्यूजियम एट हरिद्वार उत्तराखंड, हरिद्वार उत्तराखंड। मलेर कोटला का नाम सुने हो? हाँ लिखो, मलेर कोटला पंजाब का, मलेर कोटला पंजाब का 23वां जिला, मलेर कोटला, मलेर कोटला, मलेर कोटला पंजाब का 23वां जिला, मलेर कोटला पंजाब का 23वां जिला। द सेंटर फॉर हैप्पीनेस कहाँ खुला है? द सेंटर फॉर हैप्पीनेस लिख लो, द सेंटर फॉर हैप्पीनेस डैश देके लिख लो, IIM जम्मू, IIM जम्मू, द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस IIM जम्मू। शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लिख लो नई दिल्ली, शहीद भगत सिंह स्मारक 23 मार्च 2021 को उद्घाटन किया गया, शहीद भगत सिंह स्मारक नई दिल्ली। कोबरा बटालियन का फुल फॉर्म जानते हो? लिखो कोबरा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बतला रहा हूँ। कोबरा लिखो, कमांडो, सी से कमांडो, फुल फॉर्म लिख लो कोबरा का, कमांडो बटालियंस फॉर रेजुलेंट एक्शन, कमांडो बटालियंस फॉर रेजुलेंट एक्शन। रेजोल्यूट होगा हमारे समझ से, गलत लिखा है, रेजोल्यूट होना चाहिए, रेजोल्यूट एक्शन। नेक्स्ट लिख लो, आर्क ब्रिज का उद्घाटन किया गया, जिसको हिंदी में कहते हैं मेहराब पुल, आर्क ब्रिज, आर्क ब्रिज, आर्क ब्रिज
मेहराब पुल, आर्क ब्रिज मेहराब पुल, इसका उद्घाटन किया गया है मेहराब पुल का वेहरू नदी पर। वेहरू नदी, वेहरू नदी ये कहाँ है जी? वेहरू नदी, वेहरू नदी मेघालय में, लिख लो मेघालय में, वेहरू रिवर मेघालय। ये 159.35 मीटर है और सबसे लंबा, अभी तक इतना बड़ा बना ही नहीं। 159.35 मीटर, 169.35 मीटर। ये भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल, आर्क ब्रिज, वेहरू रिवर मेघालय, वेहरू रिवर मेघालय। फिर लिखो पहला जेंडर पार्क कहाँ बना? लिख लो पहला जेंडर पार्क तिरुवनंतपुरम केरल, तिरुवनंतपुरम केरल, पहला जेंडर पार्क तिरुवनंतपुरम, फर्स्ट जेंडर पार्क तिरुवनंतपुरम केरल, तिरुवनंतपुरम केरल। उसके बाद लिखो भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र, तेलंगाना, जगह का नाम लिख लो रामागुंडम। क्या? नहीं, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में था, वो तो अलग राज्य बन गया। हाँ, तो तेलंगाना, तेलंगाना का 100 मेगावाट का है ये, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र। इसका जो कैपेसिटी है वो 100 मेगावाट, लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल, लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल, रामागुंडम तेलंगाना, रामागुंडम तेलंगाना, रामागुंडम तेलंगाना। पहला किसान रेल का संचालन, ये भी अभी आज के पीटी में दिया है, आज के टेस्ट में दिया है, दूसरा किसान रेल, पहला किसान रेल, वहां दिया है दूसरा किसान रेल। पहला किसान रेल लिखो, पहला किसान रेल देवलाली, नासिक महाराष्ट्र एवं दानापुर, दानापुर तो सब जानते ही हो कहाँ है, पटना बिहार, तो लिख लो देवलाली, देवलाली नासिक महाराष्ट्र से पटना दानापुर, पहला किसान रेल का संचालन, देवलाली से दानापुर, देवलाली से दानापुर। दूसरा भी लिख लो यहीं पर, दूसरा किसान अभी टेस्ट में दिया है ये, बड़ौनी से टाटानगर, लिख लो बड़ौनी से टाटानगर। बड़ौनी कहाँ है जानते ही हो? हाँ, बड़ौनी से टाटानगर, दूसरा किसान रेलगाड़ी। अच्छा, अभी हाल ही में दिसंबर 2020 में एक जगह आग लग गया था जंगलों में, उस घाटी का नाम बताओ। बहुत पर्यावरण को नुकसान हुआ, यही पूछेगा यही सब। अरे यार ऑप्शन में तो तुम मार दोगे। अच्छा चलो मैं ऑप्शन देता हूँ, कीवो घाटी, नियो घाटी, जूको घाटी, पीको घाटी। जूको घाटी लिखो, जूको घाटी। इसको इंग्लिश में ऐसा लिखेगा, आगे में डी लगा देगा, जूको ऐसे लिखना है, DZU और हिंदी में ऐसे लिखा रहेगा जूको, जूको घाटी। पर्यावरण बहुत नुकसान हुआ था, लिख लीजिए जूको घाटी, जूको वैली, फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर। जूको घाटी कहाँ स्थित है? अरे चलो ऑप्शन दे देता हूँ बाबू, तुम लोगों को पहले ऑप्शन ऐसे देता हूँ, इंडिया में, अमेरिका में, अफ्रीका में। तुम लोगों को तो ये भी पता नहीं होगा, क्यों? तो इंडिया में कहाँ है जंगल सब? ये तो अंदाज से भी मार दो। लिखो मणिपुर नागालैंड के बॉर्डर पर। इसको हम अफ्रीका पहुंचा दिए, पहुंच गया। मणिपुर नागालैंड का बॉर्डर पे है जूको घाटी।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जुको घाटी, मणिपुर, नागालैंड। लिखो नेहरू जियोलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट पॉइंट लिखो नेहरू जियोलॉजिकल पार्क कहाँ है, पहले तो वो बतलाओ। नेहरू जियोलॉजिकल पार्क, चलो ऑप्शन दे दूं। हैदराबाद, पटना, चेन्नई, मुंबई। अब जो ऑप्शन बोले हमें याद थोड़े ही ना है। हैदराबाद, नेहरू जियोलॉजिकल पार्क हैदराबाद। लिख लो, क्यों पढ़ रहे हैं इसको। क्वालिटी मैनेजमेंट का प्रमाण पत्र दिया गया है ISO 9001 2015 का, ठीक है। तो नेहरू जियोलॉजिकल पार्क हैदराबाद, क्वालिटी मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट मिला है इसको। उसके बाद 100% ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी कौन है? 100% ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी, लिख लो लक्षद्वीप। 100% ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी, 100% ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। %100% ऑर्गेनिक। और 2016 में सबसे पहले किसको, पहला सोच लो एक बार, 2016 में पहला स्टेट जिसको फुल्ली ऑर्गेनिक घोषित किया गया, सिक्किम। वो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, लिख लो 2016 सबसे पहला सिक्किम राज्य। अभी का लिख लो लक्षद्वीप 100%। हाँ सिक्किम, हाँ तो यही तो पूछ रहा हूँ कि 100% केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप। और रेलवे सुरक्षा, हाँ हाँ सर बोलिए। हाँ सर, अभी हम क्लास ले रहे हैं, हम आपसे बात करते हैं, ठीक। रेलवे सुरक्षा बल ने महिला के वुमेन प्रोटेक्शन के लिए एक पहल शुरुआत किया है जिसका नाम है मेरी सहेली। लिखो मेरी सहेली प्रोग्राम स्टार्टेड बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF। मेरी सहेली प्रोग्राम स्टार्टेड बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ विमेन पैसेंजर। भारत ने म्यांमार को रेमडेसिविर दवा भेजा था, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, हटाओ इसको। हाँ ये लिख लो 66 वन्य जीव सप्ताह, 66वां वाइल्ड लाइफ वीक 2022, 66 वाइल्ड लाइफ वीक 2020 कब से कब के बीच में, लिख लो 2 से 8 अक्टूबर 2020। वाइल्ड लाइफ वीक 2 अक्टूबर से 2020। इसका थीम था रोर, इस वीक का थीम था, फुल फॉर्म लिख लो रोर एंड रिवाइव। रोर एंड रिवाइव इसका फुल फॉर्म है, रोर एंड रिवाइव, रोर एंड रिवाइव। वाइल्ड वीक का थीम है रोर एंड रिवाइव, और इसमें इंपॉर्टेंट है रोल एंड रिवाइव और रोर एंड रिवाइव, और इसमें डैश देके लिख दो यहीं पर, एक्सप्लोरिंग 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 ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप, मानव और जानवरों के संबंधों का अध्ययन। एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप। 66वां वन्य जीव सप्ताह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, जैव विविधता परिषद किस केंद्र शासित प्रदेश, किस केंद्र शासित राज्य में स्थापित किया गया, किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया? जैव विविधता परिषद, बायोडाइवर्सिटी काउंसिल, लिख लो बायोडाइवर्सिटी काउंसिल एट जम्मू एंड कश्मीर।
लिखो बायोडाइवर्सिटी काउंसिल एट जम्मू एंड कश्मीर 2 सितंबर 2020 को किया गया है, 2 सितंबर 2020 को। अयोध्या में राम मंदिर का पूजन, भूमि पूजन कब हुआ था? 5 अगस्त 2020, 5 अगस्त 2020 को। और लिख लो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का अध्यक्ष किसे चुना गया? श्री राम, लिख लो इसको, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का अध्यक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास, महंत नृत्य गोपाल दास। मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष किसे बनाया? केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, लिखो केंद्र सरकार द्वारा मंदिर निर्माण का अध्यक्ष, केंद्र सरकार द्वारा मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र। नृपेंद्र मिश्र ये ना गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर थे। पहले ये शुरुआत से सीएम के साथ थे, सीएम नरेंद्र मोदी के साथ, फिर कुछ दिन यहाँ रहे, अभी इनको मंदिर का अध्यक्ष बना दिया गया है, नृपेंद्र मिश्र को। उसके बाद अभी लोकपाल कौन है? ओम्बड्समैन, भारत का ओम्बड्समैन कौन है अभी? लिखो पिनाकी चंद्र घोष। अच्छा, उच्चतम न्यायालय का मुख्य, लिख लो जल्दी जल्दी फटाफट, पिनाकी चंद्र घोष ये है लोकपाल, ओम्बड्समैन, ओम्बड्समैन ऑफ इंडिया, लोकपाल। भारत का लोकपाल कौन है तो पूछेगा तो बताना न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। और तुम्हें पता ही होगा उच्चतम न्यायालय का भी मुख्य न्यायाधीश कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लिख लो न्यायमूर्ति एन.वी. रमन, एन.वी. रमन। जिसको याद है वो मत लिखिए, जिसको नहीं याद है लिखते जाइए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है अभी? के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल, महान्यायवादी बोलते हैं, महान्यायवादी, ठीक है, के वेणुगोपाल। उसके बाद लोकसभा में अभी विपक्ष के नेता कौन है? लोकसभा बहुत इंपॉर्टेंट, अधीर रंजन चौधरी। लिख लो अधीर रंजन चौधरी, लोकसभा में विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, अधीर रंजन चौधरी, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, लोकसभा में विपक्ष का नेता अधीर रंजन चौधरी। राज्यसभा का सभापति तो पता ही होगा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के वेंकैया नायडू। उसके बाद राज्यसभा में विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन एट राज्यसभा, लिख लो मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा में विपक्ष का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। लोकसभा अध्यक्ष तो पता ही होगा कौन? ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी पता ही होगा, सुशील चंद्रा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन, जिसको छूटेगा पूछना, मैं लिखवा दूंगा। लिखा? गिरीश चंद्र मुर्मू लिख लिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन अरुण कुमार मिश्रा। उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का, शेड्यूल्ड कास्ट का विजय शांपला, लिख लो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन, विजय सांपला। उसके बाद राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का चेयरमैन बतला दो। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का चेयरमैन बता दूं, ऑप्शन दे दूं? एस.के. हलदार, सुरेश चंद्र शर्मा, वल्लभ भाई भगवान लाल। वल्लभ भाई कठीरिया, लिख लो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन डॉक्टर वल्लभ भाई कठीरिया। केंद्रीय जल आयोग के चेयरमैन, लिखो
के हलदार, केंद्रीय जल आयोग के चेयरमैन एस 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 के हलदार। उसके बाद 15वां वित्त आयोग का तो जानते ही हो तुम लोग, एन के सिंह। 21वां विधि आयोग का चेयरमैन का बतलाओ। 21वां विधि आयोग जो लेटेस्ट है अभी, 21वां विधि आयोग लिख लो, बी एस चौहान। 21वां विधि आयोग का चेयरमैन बी एस चौहान। महिला आयोग का तो जानते ही होगे चेयरमैन अभी, रेखा शर्मा। लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये सब, रेखा शर्मा महिला आयोग की चेयरमैन। और चाइल्ड राइट कमीशन का अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, लिख लो, प्रियंका कानूनगो। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन, नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन, प्रियंक कानूनगो, प्रियंक कानूनगो। उसके बाद संघ यूपीएससी का चेयरमैन प्रदीप कुमार, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। यूजीसी का चेयरमैन धीरेंद्र पाल सिंह। और विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग लिख लो, संजय कोठारी, संजय कोठारी, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी। मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। बोलो, इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? ये दोनों इंपॉर्टेंट है, देखो, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा लिखो, यशवर्धन कुमार सिन्हा। इसमें विजय सांपला बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना मत, ठीक है। इसमें अरुण कुमार मिश्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, मानवाधिकार का। इसमें चुनाव आयुक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें महालेखा परीक्षक मुर्मू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 5-6 नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हाँ, इसका FTII, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान का चेयरमैन कौन है? भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान, इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूशन, FTII, शेखर कपूर, शेखर कपूर। और CBFC का चेयरमैन बतलाओ, CBFC, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, लिख लो, प्रसून जोशी, चेंज हुआ है, केंद्रीय फिल्म प्रसारण बोर्ड CBFC, प्रसून जोशी। और CBDT का चेयरमैन बतलाइए, इकोनॉमिक्स में अगर पूछेगा तो पूछेगा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का चेयरमैन बताओ। इसमें लिख लो GB ये छोड़ दो, ये अब अभी ना अतिरिक्त प्रभार में है, ये नहीं पूछेगा ये। और हाँ, ये बतला दो, UIDAI का चेयरमैन बतला दो, सौरभ गर्ग। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का जो चेयरमैन है वो है अभी सौरभ गर्ग, UIDAI का चेयरमैन। नाही का बता दो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सुखवीर सिंह संधू, सुखवीर सिंह संधू। अब देखो, लिखो, वैश्विक शांति सूचकांक में सबसे टॉप पर है आइसलैंड, लिखो, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2021, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2021, टॉप पे आइसलैंड। और भारत का स्थान 135वां, भारत का स्थान 135वां, 135। लिखते चलो, टॉप वाला लिखाऊंगा और इंडिया का पोजीशन लिखवाऊंगा। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2021। लिखो अब वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021। लिखो, नंबर 1 पे गिविंग इंडेक्स में नंबर 1 पे इंडोनेशिया है और भारत का स्थान इसमें 14th है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021,
वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत का स्थान 14वां है। अब लिखो IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021। टॉप पे है स्विट्जरलैंड, भारत का स्थान है इसमें 43वां, इंडिया का 43rd। और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, फिनलैंड टॉप पे है, भारत का स्थान 120वां है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट तुम्हारा कई जगह सिलेबस में लिखा हुआ है। सतत इंडिया का 120वां, ये इन्वायरमेंट तुम्हारा इकोनॉमिक्स में भी टॉपिक है, मिसलेनियस में भी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, फिनलैंड टॉप पे है, भारत 120वां है। लिखो नेक्स्ट, वैश्विक हैप्पीनेस का 135वां है। अच्छा, उसमें हमने हैप्पीनेस बोल दिया था क्या? नहीं, शांति सूचकांक बोल रहे थे। ग्लोबल पीस इंडेक्स, मैंने क्या पीस भी बोल दिया था? ओहो, सॉरी। ग्लोबल पीस और ग्लोबल शांति, विश्व शांति। हैप्पीनेस में 39 है, 139, हैप्पीनेस में 139, उसमें टॉप पे फिनलैंड ही है। नहीं देखो, सुधार लो, आपने गलत तो नहीं लिख लिया। देखो, शांति वाला बोल रहा था, उसमें इंग्लिश में हैप्पीनेस बोल दिया था। शांति वाला में आइसलैंड टॉप पे है, भारत का स्थान 135वां है। हैप्पीनेस वाले में फिनलैंड टॉप पे है। खुशी वाले में कौन टॉप पे है? फिनलैंड लिख रहा है, और 139वां। भारत का स्थान क्या है? 139। अभी तक सोनी नहीं लिखवाया था हैप्पीनेस वाला लिख लिया ना? चलिए नेक्स्ट, ये लिखो, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, स्वीडन नंबर 1 पर, भारत का 87। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021, स्वीडन नंबर 1, 87वां इंडिया। उसके बाद लिखो, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, नॉर्वे टॉप पर 142 इंडिया का। बतलाइए, प्रेस यहाँ प्रेस में सबसे पीछे रहना चाहिए था इंडिया को, नहीं? 142वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, नॉर्वे टॉप पर है। उसके बाद लिखो, बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स इंडेक्स, बिजनेस टू, इसको ऐसे भी लिख देगा ऐसे, बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स इंडेक्स, ऐसे भी शॉर्ट में भी लिख देगा, कंफ्यूज मत होना, बाकी पूरा तो लिख ही रहे हो। तो बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स इंडेक्स लिखो, टॉप पे स्विट्जरलैंड, इंडिया का पोजीशन 71। उसके बाद नेक्स्ट लिखो, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इंडिया का अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021, टॉप पे अमेरिका, भारत का 40वां। नेक्स्ट लिखो, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021, सिंगापुर लिखो टॉप पे 121वां भारत।
आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स सिंगापुर और भारत का 121वां। लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स ये 2020 का ही है, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020। लिखिए नॉर्वे टॉप पर, भारत का 53वां। नॉर्वे टॉप पर, भारत का 53वां, 53rd। लिखिए वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 का ही है, ग्लोबल क्लाइमेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। मोजाम्बिक इसमें टॉप पर है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। इसमें जो सबसे ऊपर है वो सबसे क्या है, दिक्कत में है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020, मोजाम्बिक सबसे ऊपर, इंडिया का पोजीशन इसमें 7वें नंबर पर। नेक्स्ट लिख लो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। न्यूजीलैंड और डेनमार्क ये दोनों टॉप पर है। छूट तो नहीं रहा मेरे साले साहब, छूट तो नहीं रहा है? छूट रहा है तो बोलो, मैं धीरे बोलूंगा। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, न्यूजीलैंड एवं डेनमार्क। इसमें भारत का स्थान है 86, भारत का स्थान है 86। ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 का है, 21 का भी नहीं आया है। और लिखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये भी 2020 का लिखेगा। स्वीडन टॉप पर है, इंडिया 10वां। ये जितना जलवायु वाला है सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम लोगों के सिलेबस में है एग्जैक्ट, तो हो सकता है यहाँ से पूछे, मिसलेनियस में भी पूछे। तो शीर्ष देश मान लो, टॉप कंट्री। जलवायु परिवर्तन कोई है ही नहीं बोले तो कोई फायदा है, इतना डेप्थ में जाने का कोई फायदा अरे मार हो जाएगा। राजदीप देख क्या कह दिया तेरे को, मतलब अबला नारी है तो तुम ऐसे मजाक उड़ाएगा तुम। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, स्वीडन टॉप पे 10वां भारत का, ठीक है, ये 2021 का है। नेक्स्ट लिखिए मानव स्वतंत्रता सूचकांक, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2021। ये देख के सोचोगे कि यहीं जाके रहना चाहिए, नहीं, मानव फ्रीडम, वहां जो मन करेगा सो करोगे। न्यूजीलैंड मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020, न्यूजीलैंड। भारत का स्थान है इसमें 111वां। देखो कितना पंडित जी नंबरिंग देखिए, 111, 111वां। वैश्विक भूखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020, बेलारूस लिख लो नंबर 1 पे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स बेलारूस नंबर 1 पे। भारत का लिख लो 94, भारत का स्थान है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 94, भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 94। और IMD विश्व प्रतिभा सूचकांक 2020, IMD ग्लोबल प्रतिभा सूचकांक, इसका इंग्लिश क्या होता है भाई? ग्लोबल प्रतिभा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ बिल्कुल सही जवाब, IMD ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स, IMD ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स 2020। स्विट्जरलैंड टॉप पर है, भारत का स्थान 62, 62वां। IMD ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स विश्व प्रतिभा सूचकांक 2020, स्विट्जरलैंड टॉप, भारत 62। मानव पूंजी सूचकांक, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020, स्विट्जरलैंड, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 स्विट्जरलैंड, 48 स्थान है भारत का, 116वां स्थान है। मानव पूंजी सूचकांक में भारत का स्थान 116वां है, मानव पूंजी सूचकांक में भारत का स्थान 116वां। नेक्स्ट लिखो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020, ग्लोबल
इनोवेशन इंडेक्स 2020, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020, स्विट्जरलैंड टॉप पे लिखो, भारत का 48वां, भारत का 48वां, स्विट्जरलैंड भारत का 48। चलो नेक्स्ट लिखो, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, इसमें चीन है नंबर 1 पर, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक चीन है नंबर 1 पर, भारत का लिख लो तीसरा स्थान है इसमें। चलो कुछ में तो आया, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स भारत तीसरे पर। एक है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक, इसका इंग्लिश क्या होता है? निष्पादन, परफॉर्मेंस, पर्यावरण नहीं, परफॉर्मेंस लिखो, पहले हिंदी लिखो, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक परफॉर्मेंस ही है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें लिखो डेनमार्क नंबर 1 पर, भारत का स्थान है 168वां, बहुत पीछे है, 168। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020, डेनमार्क और इंडिया का 168। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी, यूनाइटेड किंगडम टॉप पे है, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020, यूनाइटेड किंगडम टॉप पे है, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स यूनाइटेड किंगडम टॉप पे है, और भारत जो है वह 34वें स्थान पर। फर्स्ट ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि ये पहली बार जारी किया गया है। पहला वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक, पहला वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक, फर्स्ट ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020, डेनमार्क है इसमें नंबर 1 पर, 76वां है भारत का, 76वां है भारत का, 76वां है भारत का। फिर डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020, न्यूजीलैंड है टॉप पे, भारत का तो जानते ही होंगे, 63वां, लिख लीजिए डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020, न्यूजीलैंड टॉप पे, भारत 63वें पे। लेगाटम समृद्धि सूचकांक, लेगाटम प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स, लेगाटम प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स 2020, इसमें भी डेनमार्क सबसे ऊपर और भारत का 101वां। ये जितना इंडेक्स लिखवा रहा हूं उसमें से 1 नंबर 2 नंबर तेरा पक्का है, एक ना एक इंडेक्स इसी में से आना है। लेगाटम परफॉर्मेंस, लेगाटम प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स डेनमार्क, लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2020 डेनमार्क 101वां। मानव विकास सूचकांक लिख लो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नॉर्वे, भारत का लिख लो 131वां। मानव विकास सूचकांक 2020 नॉर्वे, भारत का लिख लो 131वां। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, क्या बच्चे? भारत का विकास सूचकांक में 31वां, 131वां, 131। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020, बोलिए कौन सा होगा मैडम, बोलिए कौन सा कंट्री टॉप पे होगा टेररिज्म में? अफगानिस्तान। और 8वां नंबर पर लिख लो भारत। ये टेररिज्म का मतलब ये नहीं कि इसमें बम, पाकिस्तान जो तुम लोग बोलने लगे, इसका मतलब ये नहीं कि बम फोड़ने वाला का संख्या, मतलब मोस्ट अफेक्टेड बाय टेररिस्ट एक्टिविटीज, मतलब परेशान जो है वो है इसका। तो अफगानिस्तान सबसे ज्यादा परेशान नहीं है।
लिखिए एशिया पावर इंडेक्स 2020 टॉप पे अमेरिका। एशिया पावर इंडेक्स 2020 टॉप पे है अमेरिका। एशिया नाम है, अमेरिका है टॉप पे। अब भारत का इसमें स्थान है चौथा, फोर्थ। एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020, स्विट्जरलैंड टॉप पर है, स्विट्जरलैंड टॉप पर है और भारत का स्थान है 72वां। पेज तुमको दे दें क्या सोने? हाँ ठीक है। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 स्विट्जरलैंड, भारत का स्थान है 72वां। चलिए इतना के बाद हम लोग ब्रेक ले लेते हैं, लंच ब्रेक, फिर लंच ब्रेक के बाद में